पैसे कमाए एक बहू, उड़ाए घर की 4 बहू। माँ जी, अरे लेकिन मैं माँ जी से क्यों कह रही हूँ? हमारी असली हमदर्द तो बस आप ही हो जेठानी जी। मुझे कुछ पैसे, मेरा मतलब जेठानी जी, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। ऊपर से कमजोरी इतनी लगती है जैसे कि मैं चक्कर खाकर ही गिर जाऊंगी। कुछ उपाय बता दो ना। इतनी परेशानी होती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दीपा? ये लो, कुछ पैसे ले लो, दवा ले आना। वैसे भी हम गरीब तो बस दवाइयों से ही अपने अंदर के सिस्टम को सही रख सकते हैं। कुछ पौष्टिक चीजें तो हमें नसीब होती नहीं हैं। रागिनी ने ऐसे बोलकर दीपा को कुछ पैसे दिए, जिन्हें लेने के बाद भी दीपा का मुंह सीधा नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या बात है दीपा? कुछ नहीं जेठानी जी, वो मैं क्या सोच रही थी कि आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लेती, लेकिन इतने पैसों में तो उसकी फीस भी नहीं भरी जाएगी। दीपा की बात सुनकर रागिनी और उदास सी हो गई और उसने दीपा को थोड़े पैसे और दे दिए। मुझे माफ कर देना दीपा, लेकिन मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, इन्हीं में दवाई ले आओ। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं इन्हीं से दवाई ले आऊंगी जेठानी जी। दीपा ऐसे बोलकर कमरे में आ गई और कमरे में आकर कूदने लगी। ये देखो, पूरे 1000 रुपए। अरे वाह, आज की मौज मस्ती के लिए इतने पैसे काफी हैं। बहुत अच्छे दीपा, अच्छा काम किया। तो चलो अब सभी कोई अच्छा सा बहाना बना लेते हैं साथ साथ बाजार जाने का। श्रुति, कोमल, दीपा, गौरी, रागिनी, ये चारों आपस में देवरानी जेठानी थी, जिसमें से एक बहू कमाया करती थी और बाकी चारों बहू उड़ाया करती थी। तो शुरुआती सीन से आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी बहू कमाऊ थी और कौन सी उड़ाऊ। अब आगे जानने के लिए जगह कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां कमाऊ रागिनी अपने घर के बारे में सोच रही होती है। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, शायद इसी वजह से मेरी चारों देवरानी बीमार हो गई हैं। मैं एक अच्छी कमाऊ बहू नहीं बन पाई माँ जी। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। भगवान जाने, ये चारों तो सारा दिन तो घर में मक्खियां मारती रहती हैं, न जाने तबीयत कैसे खराब हो जाती है। एक तरफ घर में ये बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ तो अब इन 1000 रुपयों को हम कैसे खर्च करना चाहिए? सबसे पहले तो चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट नहीं। अरे रेस्टोरेंट गए ना तो सारे पैसे ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे कि पैसे हाथ में आए ही ना हो। हमें रेस्टोरेंट ही, पार्लर जाना चाहिए। सही कहा, पार्लर अच्छा रहेगा। वैसे भी गरीबी में रहते रहते सारी त्वचा मुरझा सी गई है और ऊपर से हम तबीयत खराब का बोल कर निकले हैं। अब थोड़ा सा फेशियल वगैरह करवा लेंगे और घर जाकर बोल देंगे कि दवाई खाने से इतना निखार आया है। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है। श्रुति की बात से सभी बहुएं खुश हो गईं और वो सभी पार्लर ही चली गईं। किसी बहू ने ब्लीच करवाई, किसी ने फेशियल, तो किसी ने स्पा वगैरह का ट्रीटमेंट लिया और अपनी जेठानी के खून पसीने से कमाए हुए पैसों को लुटा कर वो सभी घर आ गईं। वैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे ना, सच में उनकी तो बातों से ही शरीर में जान सी आ गई। आ गई चारों मटकते हुए। कैसा रहा तू बता दीपा, बड़ी चमक रही है। डॉक्टर ने क्या बोला, कैसा था इलाज? बहुत अच्छा था माँ जी, उनकी तो बातें ही हमें आधा सही कर गई। जरा चेहरे का मेरे निखार तो देखिए, किसी और चीज से गवाही देने की जरूरत ही नहीं। चलो अच्छा है, बस मेरी प्यारी बड़ी बहू को ही बेचारी को अपने लिए फुर्सत नहीं है। सभी के लिए खून पसीना एक करके कमाती है, अभी भी काम पर ही गई हुई है। अच्छी, ये भगवान, कैसे छींक आ रही है। लगता है कहीं मेरी बात हो रही है। अरे रागिनी, कैसे काम कर रही हो? छोटे साहब और बड़े साहब के यहाँ से भी ढेरों कपड़े आए हुए हैं। सभी कपड़े अच्छे से चमक जाने चाहिए। जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ। जी जी मालिक, धो रही हूँ। तुम्हारे बगल में मैंने 5 जोड़ी सूट रखे हैं, उन सभी को चमका कर ही घर जाना। और रही बात बाकी कपड़ों की तो उन्हें कल आकर धोना। और हाँ, जो कल कपड़े धुलकर सूखे थे ना, उन्हें भी इस्त्री के लिए डालती जाना, याद से। जी जी, जैसा आप कहें। रागिनी ने सभी कामों पर गर्दन हिला दी। उसने दोपहर से शाम तक बड़ी ही मेहनत से दगीले कपड़ों को साफ किया, जिसके बाद जब वो घर लौट रही थी तो उसे भारी कपड़ों का पोटला दे दिया गया, जो कि उसको इस्त्री करने के लिए डालकर आने थे। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब मुझसे और ये पोटला नहीं उठाया जा रहा है। रागिनी बीच रास्ते में ही रुक गई, लेकिन उसने फिर से अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। रागिनी ने किसी तरह उस भारी पोटली को इस्त्री वाले तक पहुंचाया और फिर वो घर आ गई। ऐसे ही रागिनी खून पसीना एक करके अपने परिवार के लिए पैसे कमाती थी, जिसको उसकी देवरानियां 1 मिनट में उड़ा देती थी।
ऐसे ही सिलसिला जारी था। जब भी चारों बहुओं को पैसों की जरूरत होती तो वो रागिनी को मस्का लगाती, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता था तब वो अपनी भाभी की तरफ प्यार से देखती भी नहीं थी। आज तो बहुत ज्यादा कपड़े थे धोने के लिए। बैठ बहू, कितनी कमजोर होती जा रही है। तू ही क्यों इतनी चिंता करती है? सारा दिन जब देखो काम काम मत किया कर। ऐसी मेहनत तुम्हारे पति जितना कमा कर भेजते हैं उनमें हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। नहीं माँ, उतने पैसे गुजारे के लिए काफी नहीं है, और वैसे भी हमारे पति भेज ही कितना पाते हैं। सारे पैसे तो बस किराए भाड़े में ही उठ जाते हैं, और मुझे सभी के लिए मेहनत करके अच्छा लगता है, तो आप मुझे मत रोको माँ। तू नहीं मानेगी। कोमल, श्रुति, अरे कोई सी तो आ जाओ, तुम्हारी भाभी आ गई है, इसे खाना पानी दे दो। माँ जी मैं भी बिजी हूँ। मैं भी, आप किसी और से बोल दो माँ जी। लो कर लो बात, सारा दिन खाली रहने वाली अभी बिजी है, ये नहीं सुनेंगी। तू यहीं बैठ बहू, मैं तुझे रोटी ला कर देती हूँ। रागिनी को कोई भी बहू प्यार से खाना देने भी नहीं आई। सभी बस रागिनी से काम निकलवाने के लिए ही मीठी बनती थी, और ये बात सभी के ऊपर अब जाहिर भी होना शुरू हो गई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक रोज चारों बहुएं अस्पताल ही आने को बोलकर घर से पैसे लेकर निकली हुई एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। रागिनी तो काम पर ही थी, लेकिन हेमा किसी काम से बाहर आई और उसने उन सभी को रेस्टोरेंट में देख लिया। हे भगवान, ये चारों यहाँ? ये तो अस्पताल जाने वाली थी ना, करीब से देखती हूँ। हेमा छिपकर उनके पास गई और उसने उनकी बातें सुनी। मेरी बीमारी के बहाने से तुम सभी को पैसे मिल जाते हैं। अच्छा बताओ क्या हाल होगी? आज तो मेरा मन केक खाने का हो रहा है, चलो ना लेते हैं। केक खाना है? अभी चलो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें केक। सभी बहुओं ने पलटकर देखा और वो सभी हेमा को देखकर हैरान रह गई। हद हो गई, मुझे तुम चारों से ये उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे शक तो होता था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम ऐसी नीच हरकत करने वालों में से निकलोगी। अरे तुम्हारी जेठानी अपनी परवाह किए बिना दिन रात करती है, और तुम उसके पैसे को ऐसे फोकट में उड़ाती फिरती हो। वाह वाह, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं या अपने ऊपर। शर्म आ रही है मुझे, शर्म, तुम्हें अपनी बहुएं बोलते हुए। माफ कर दो माँ जी। क्या माफ कर दूं? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, अपनी भाभी की मेहनत का अपमान किया है। जाओ निकलो मेरे घर से, और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। जब खुद किसी चीज पर मेहनत करोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि आखिर 4 रुपए भी किस तरह से कमाए जाते हैं। निकलो यहाँ से। हेमा की बात सुनकर चारों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन सभी ने अपनी सास और रागिनी से माफी मांगी। ऐसा ना कहो माँ जी, हमने अभी तक जो भी किया वो बस सब नादानी में था। हमें माफ कर दो माँ और भाभी, अब हम समझ गए हैं और वादा करते हैं कि आगे से अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हमें इस गलती की ऐसी सजा मत दो माँ, हमें घर से मत निकालो ना। सही कहा, हमें माफ कर दो माँ, माफ कर दो। ऐसे ही सभी बहुओं ने माफी मांगी। हेमा तो गुस्से में थी, लेकिन रागिनी ने अपनी देवरानियों को माफ कर दिया। उसने उन सभी को एक और मौका दिया, जिसकी वजह से चारों बहुओं को और भी समझ आया। बस फिर क्या था, उसी दिन से घर के हालात बदल गए। उसी दिन से चारों बहुओं ने फिजूल में पैसे उड़ाना छोड़ दिया। अब वो अपनी भाभी के साथ काम करने जाती थी और वहां से मिले पैसों को बचाती थी, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वेल दोस्तों, आपकी नजर में पैसों की कीमत क्या है? क्या पैसा सच में खुशियां देता है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।